बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। मैंने मॉडल पेपर एक और भी मैंने सोल्व किया है, जिसको आपने नहीं देखा है तो आप जब मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे 2024 करके तो अभी आपको पेपर दिखेगा, या फिर मेरा चैनल का आपको नाम सर्च कर लेना इसी के पीछे, वो भी आपको दिख जाएगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब ये दोनों मॉडल पेपर जो मैं सोल्व किया हूँ एक बार देख लीजिएगा, बस पेपर देने चले जाना, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलने वाले आपको। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम पेपर को सोल्व करेंगे, जिससे आपको इसके आंसर भी कहीं भी ढूंढने को सकता नहीं पड़ेगी, और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, और यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है, बाहर विश्वविद्यालय में भी, स्टेट में भी पेपर सेम ही लगता है। तो सबसे पहले आपको पेपर का आपको नेम देखना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का पेपर सिलेबस सभी का सेम ही है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका बेसिक, आपका साइकोलॉजिकल, आपका प्रोसेसेस, आपका इसमें पढ़ना पड़ेगा। पेपर का आपको टाइटल देख लेना है कि पेपर का नेम क्या है। यदि सेम पेपर लगता है तो बस ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में छपेंगे। 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को उसका समय, और 75 नंबर के पूरा पूरा आपका पेपर आएगा। ये आपका साइकोलॉजी का आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, आपके 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं बीए में, ठीक है। एक आपका माइनर का आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका माइनर होता है। माइनर मेरे हिसाब से जो है ऑब्जेक्टिव आपका कराया जाता है कुछ विश्वविद्यालय में, तो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर जो माइनर का होता है उसकी क्लासें मैंने अलग करा दी हैं। और जो आपका मेजर का पेपर होगा, जो कि आपका रिटन का एग्जाम होगा, तो उसकी क्लासें में जो कि मैं करा ही रहा हूँ मॉडल पेपर, तो इसकी जो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर करके 2025 करके मिल जाएगी आपको। आप जाकर उसमें सभी सब्जेक्ट आप वॉच कर सकते हैं। और एक आपको इसमें कंपलसरी का आपका पेपर भी पढ़ना रहता है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में कॉमन लगता है, जो कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन, खाद्य पोषण स्वच्छता। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो अब जाकर जो है मेरे चैनल में आप चैप्टर वाइज उसकी क्लासें ले सकते हैं। आप ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जब सर्च करोगे यूट्यूब में तो यूनिट 1 आपको सर्च कर लेना, यूनिट 2, यूनिट 3, टोटल आपके 4 आपकी यूनिट है। सारी मैंने यूनिट जो है कंप्लीट करा दी हैं। मेरे चैनल पर आप जो है फ्री में सारी जो है क्लासें ले सकते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, कोई भी निःशुल्क आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, बिना कोई शुल्क के। आप आसानी से अपने एग्जाम की बिना कुछ बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे, आप अपने एग्जाम की जो है प्रिपरेशन को बहुत ही विधिवत तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। चलेगा, आप वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सेक्शन आपका ए रहेगा, सेक्शन बी आपका रहेगा, सेक्शन सी रहेगा। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए सेक्शन ए के, तो सेक्शन ए के प्रश्न आपके कुछ विश्वविद्यालय आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आपके 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाए, लेकिन सारे प्रश्न आपको करना इसमें अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न आपका सेक्शन ए वाले कॉलम में आपका जो है नहीं दिया रहता है। तो देखेंगे इसके हम प्रश्नों को। तो पहला, जिससे का आपका पेपर का नाम ही आपका है कि मनोविज्ञान का पेपर ही आपका है, तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी आपको डिफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए। ये क्वेश्चन 7% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी क्या होती है, चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो साइकोलॉजी की यदि हम बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो मनोविज्ञान जो होता है ये एक मानसिक जो है प्रक्रियाओं और जो है व्यवहार का एक जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान क्या है, ये जो एक मानसिक जो है क्रियाओं और जो है उसका व्यवहार जो होता है, मानसिक क्रियाओं और जो है व्यक्ति के व्यवहार का एक मनोविज्ञानिक एक जो है अध्ययन, एक स्टडी है, या जो एक शैक्षिक और जो है अनुप्रयोगात्मक एक विद्या है। और मनोविज्ञान में जो है मानव और जो है पशुओं के मानसिक क्रियाओं, उसके अनुभव और उसके व्यवहार का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है इसमें जो है हम मानव के जो है और जो है पशुओं के जो है मानसिक जो उसकी प्रक्रियाएं होती है, उनके जो अनुभव होते हैं मानसिक यानी मस्तिष्क के, और उसके जो व्यवहार होते हैं मानव के, तो हम इसी का जो है अध्ययन करते हैं, इसी का हम स्टडी करते हैं, तो इसी को जो है मनोविज्ञान कहते हैं। तो इससे कुछ संबंधित जैसे कि इसमें कुछ बातें हैं, बहुत सारी नीचे डिफिनेशन भी मनोविज्ञान की दी, जैसे कि मनोविज्ञान में जो है मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृत और चिंतन आदि जो है आदतें इसमें जो है आते हैं। तो इस मनोविज्ञान जो होता है इसके अंतर्गत जो हम क्या सीखते हैं, इसमें अवधान देखते हैं, प्रत्यक्षण क्या है, इसमें कुछ हम सीखते हैं, जैसे कि इसमें तो हमारी मेमोरी कितनी है, तो ये सब चीज़ें जो है चिंतन वगैरह सब कुछ जो है इसी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और भी देखेंगे मनोविज्ञान में जो है मनोवैज्ञानिक धारणा, जैसे कि अनुभूत, भावना,
प्रेरणा, आपका जो है व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रक्रियाओं, और जो है आपका जो है संगठनात्मक व्यवहार जो होता है, जैसे हम विषयों का जो है अध्ययन करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं इसका। और इसके हम बात करें तो जो मनोविज्ञान होता है, इसको जो है 4 क्षेत्रों में जो है, इसके प्रमुख जो है 4 क्षेत्र इसमें जो है सम्मिलित हैं। कौन कौन से? एक है आपका नैदानिक, आपका नैदानिक आपका मनोविज्ञान, दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तीसरा है जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान, और चौथा है आपका जैव मनोविज्ञान। तो इसको जो है 4 क्षेत्रों में जो इसको जो है विभाजित किया गया है। अगला देखो, जो है मनोविज्ञान के जो है ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि में जो है वैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है, और जो है दर्शन मनोविज्ञान, ये जो है 2 इसके प्रमुख रूप हैं। और मनोविज्ञान जो है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये जो है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी जो है स्वयं की पद्धतियों का जो है प्रतिपादन करता है। तो इतनी सारी आपको जो है इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि मनोविज्ञान क्या है। इसके अंतर्गत जो है हम जो है मनुष्य और जो है जो जानवर होते हैं, इसके बीच जो उसकी बुद्धि होती है, उसके चाहे मानसिक व्यवहार हो, या फिर उसकी प्रक्रियाएँ हो, या फिर उसके अनुभव हो, या फिर व्यवहार हो, इस सभी का जो हम अध्ययन करते हैं, तो यही आपका जो है कह सकते हो मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आईक्यू क्या होती है, जिसको हम जो बुद्धि लाभ यानी जो है इंटेलिजेंट जो है कह सकते हैं, जो आपकी आईक्यू होती है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। चलिएगा, दूसरा भी इसमें दिया हुआ सी नंबर क्वेश्चन कि विस्मरण क्या होता है, जिसको हम फॉरगेटिंग कहते हैं। विस्मरण फॉरगेटिंग शब्द आपने सुना होगा, आपने हाई स्कूल इंटर में आपने चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा होगा। फॉरगेटिंग यानी भुलक्कड़पन, जिसको कहते हैं कुछ भूल जाता है, चाहे वो पास्ट के बारे में हो या फ्यूचर के बारे में। जो व्यक्ति बहुत ही जल्दी भूल जाता है अपने जो है भूतकाल के बारे में, अभी कोई घटना जल्दी ही हुई, आपने उसको भूल गए, तो यही आपका भुलक्कड़पन होता है। तो इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद हम अनुबंधन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अनुबंधन में जो स्वाभाविक जो उद्दीपन होता है, ये क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फिर आर्जित जो है अभिप्रेरण क्या होते हैं, इसके हम नाम बताना है। आर्जित का मतलब ये होता है जो हम सीखते हैं, तो वे जो आर्जित करते हैं हम जो अपने अनुभव के द्वारा, जो व्यक्तियों के द्वारा जो हम सीखते हैं, तो इसी जो है अभिप्रेरण के हम नाम आपको बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आईक्यू क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आईक्यू की तो हम बात कर ले, तो आईक्यू क्या होती है, किसी व्यक्ति की जो है मानसिक दक्षता होती है। आईक्यू क्या होती है, किसी व्यक्ति की जो मानसिक दक्षता होती है, उसकी जो बुद्धि होती है मानसिक, इसी का जो है अवकलन करने का तरीका होता है कि व्यक्ति की कितनी बुद्धि है, कैसा व्यक्ति है, बुद्धिमान है कि एकदम कह सकते हैं उसकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो इसकी बुद्धि का हम पता लगाते हैं, यही आपकी आईक्यू होती है कि बुद्धि यानी कितना व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है, उसके बाद क्या एबिलिटी है, क्या इसके पास गुण है, तो इस सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो एक जो है ये मानसिक दक्षता यानी जो उसकी मानसिक शक्ति है, उसका जो मानसिक पावर है, उसमें कितनी यानी उसमें कह सकते हो इंटेलिजेंट है, कितनी उसमें बुद्धिमानी है, तो ये चीज़ हम इससे जो है कह सकते हो इसका आकलन हम करते हैं आईक्यू के जरिए। तो यह जो है किसी व्यक्ति की जो है मानसिक आयु को जो है उसकी कलानुक्रमिक आयु से जो है विभाजित करके, और जो है फिर उसे लगभग जो है 100 से गुणा करके जो है इसको निकाला जाता है। आईक्यू को निकालने का फार्मूला यहाँ से दिया हुआ है। आईक्यू का इसके जो आईक्यू होती है, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, यह होता है मानसिक आयु अपान जो है कलानुक्रमिक आपकी आयु इंटू जो है 10, इससे हम करेंगे तो इसकी जो है ये जो है आईक्यू निकलेगी। जिसका फार्मूला है याद कर लो, फार्मूला भी यदि आप लिख दोगे तो 1 नंबर यहाँ सबका पक्का हो जाएगा। कुछ इससे जो है जुड़े कुछ जैसे कि बिंदु है, जैसे कि आईक्यू जो है ये शब्द को जो है जर्मन आपके मनोवैज्ञानिक विलियम ईस्टर्न ने जो है 1912 ईस्वी में जो है इसको आईक्यू का नाम दिया था। और जो है आईक्यू परीक्षण जो है मानव बुद्धि का जो है आकलन करने के लिए बनाया गया है। जो ये आईक्यू जो परीक्षण है, आईक्यू जो टेस्ट है, ये मानव की बुद्धि परीक्षण के लिए कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसी के लिए जो है इसको जो है इसी का परीक्षण करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। और आईक्यू परीक्षण जो है आपका लघु और जो है दीर्घकालीन स्मृतियों को जो है माप कर बुद्धि का जो है आकलन करते हैं। तो जो आईक्यू होता है, जो आईक्यू परीक्षण है, ये आपके जो है लघु और जो है दीर्घकालीन, लघु का मतलब होती है आपकी जो है कम, स्मृति मतलब होती है मेमोरी, आपकी यादें होती हैं। तो आपकी जो है कम आपकी यादें, कुछ आपकी जो चाहे छोटी यादें हों, चाहे आपकी दीर्घकालीन, चाहे आपकी लंबी यादें हों, तो इन सभी को माप कर जो है बुद्धि का हम जो आकलन करते हैं, यही हमारी आईक्यू होती है। और जो है आईक्यू स्कोर जो है ये 90 से जो है 109 के बीच में जो है होने पर इसको सामान्य माना जाता है। आईक्यू यदि आपके पास जो है 90 से इसके ऊपर तक है, 110 तक है, 10 तक है, तो इसको जो है सामान्य माना जाता है, एकदम नॉर्मल माना जाता है। और जो है आमतौर पर जो वयस्कों का जो आईक्यू होता है 70 से जो है 130 के बीच माना जाता है। तो वयस्क का जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट जो उसकी होती है बुद्धिमत्ता, तो ये जो है नॉर्मल जो है 70 से 130 के बीच में रहता है, एवरेज रहता है। और आईक्यू स्कोर जो है 70 से ज़्यादा होने का मतलब है व्यक्ति का जो है स्कोर औसत
आबादी से ज़्यादा है। यदि किसी व्यक्ति का 130 से आईक्यू ज़्यादा है तो काफ़ी व्यक्ति बुद्धिमान है, और यदि जो है स्कोर 70 से कम है तो बुद्धि की जो है कह सकते हो उसकी जो बुद्धि शक्ति है, उसकी जो इंटेलिजेंट है थोड़ी सी कम है अन्य की अपेक्षा। तो ये सब आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, फॉरगेटिंग क्या होती है, जिसको हम भुलक्कड़पन कहते हैं, फिर जो इसको हिंदी में जो है हम विस्मरण कहते हैं। तो फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना या फिर इसको छोड़ना। तो यही होता है, फॉरगेट से तात्पर्य होता है कि स्मरण की जो है विफलता। स्मरण की विफलता मतलब क्या होता है, स्मरण का मतलब होता है याद करना, और विफलता का मतलब उसमें कोई सफलता ना मिले, आप अपनी पुरानी चीज़ों को याद ना कर पाए, अपनी मेमोरी को आप याद करने में असमर्थ रहें, तो यही आपकी जो है क्या कहलाती है, विस्मरण कहलाती है, फॉरगेटिंग कहलाती है। ज़्यादा कोई भी कठिन शब्द नहीं है, शब्द को केवल समझने की आवश्यकता है। फॉरगेटिंग जैसे ही शब्द दिया हुआ आप आसानी से समझ सकते हो, किसी चीज़ को भूलना। तो फॉरगेटिंग क्या है, फॉरगेटिंग से तात्पर्य है कि स्मरण यानी जो यादें होती है, आपकी जो मेमोरी होती है, उसको जो है उसको याद करने में आपको बहुत कठिनाई होती है, उसको आप याद ही नहीं कर पाते, अब ऐसा कह लो। तो ये आपकी जो है विस्मरण कहलाती है। और जब व्यक्ति जो है अपने भूतकाल के, यानी जब व्यक्ति जो अपने भूतकाल यानी जो आप बीत गया है आपका काल, यानी जो समय आपका निकल गया है पीछे, तो उसके कुछ जो जैसे कि व्यवहार आपके कुछ दोस्त आपने बनाए थे, कुछ उसमें आपने इवेंट किया था, आप चाहे कॉलेज के टाइम रहा हो, फिर कोई चाहे कोई भी इवेंट रहा हो, कुछ आपके दोस्त बने थे, तो आप कोई चीज़ कोई इवेंट आप भूल रहे हैं, अपने दोस्त को भूल रहे हैं, तो यही आपका जो है फॉरगेटिंग कहलाएगा। तो उसको याद करने में आपको काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या हुआ था पहले, तो यही आपका जो है फॉरगेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति जो है अपने भूतकाल के अनुभव को जो है चेतना में लाने में जो है असफल हो जाता है, चेतना का मतलब जो है उसको पुनः उसको जो है याद करने में असफल रह जाता है, तो तब तो है उसे जो है विस्मृत कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मृत कहते हैं। और जिस प्रकार से जो है जीवन को उपयोगी और जो है सुखी बनाने के लिए स्मृत आवश्यक है, और उसी प्रकार हमारे जो है जीवन में जो है विस्मृत की भी जो है उपयोगिता एवं जो है तथा महत्व है। तो इतनी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी को जो है ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आपको बिंदु को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम कैसे इसको बनाकर लिखेंगे, भाई ये आपको आना चाहिए बस। चलेगा, अगला देखो, चलेगा वही फिर क्वेश्चन आपका दिया हुआ विस्मरण वाला ही है, थोड़ा सा फिर इसके बारे हम देख लेंगे। ये दूसरी डिफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति जो है अपने भूतकाल के जो है अनुभव को याद नहीं कर पाता है, यानी जो कोई व्यक्ति है उसका जो समय बीत गया, उसके जो मान लो स्कूल टाइम रहा, फिर उससे पहले जो कुछ चीज़ें इवेंट हुई हैं जिसको आप हो चुकी है आपके साथ, पीछे जो निकल गया है समय आपका, तो उसमें से आप जो है यादें, उसका जो अनुभव हैं आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे ही जो है हम विस्मृत कहेंगे। इसी को जो है हम फॉरगेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को जो है फॉरगेटिंग कहेंगे। तो इतनी परिभाषा आपको जो है रट लेना है बस। इसमें जो है कुछ इसके कारण भी हैं, जैसे कि जो है रुचि, ध्यान और जो है इच्छा का अभाव। तो आपके पास जो है रुचि नहीं है, पीछे याद करने के अभाव नहीं है आपके पास, तो ये भी है। आपने जो है जो आप भूल रहे हैं उसका आपने कभी अभ्यास ही नहीं किया, आपने अपने जीवन में उसको कभी याद ही ना किया, तो ये भी कारण हो सकते हैं विस्मृत के, यानी जो है फॉरगेटिंग के। तो ये सारे इसके कारण हैं भूलने के। और कम सीखना, यानी जो चीज़ें आपने पहले की हैं उसको सही से आपने सीखा नहीं, चाहे आपने क्वेश्चन याद किया हो, आपने भूल गए हैं तो उसको आपने विधिवत तैयार नहीं किया, जिसके कारण आप उसको भूल गए। और नशीले जो है चीज़ें लेना, जैसे कि आप या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, जिस कारण जो है आपका जो मानसिक जो इंटेलिजेंट है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब कुछ डिलीट हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सिर में चोट लगना, ये भी इसका जो है कारण हो सकता है। ठीक है, चलेगा। तो विस्मृत से संबंधित कुछ इसके तत्व भी, जैसे कि विस्मृत की जो है जीवन में उपयोगिता एवं जो है महत्व है, जो फॉरगेटिंग होता है इसका भी जो है जीवन में एक कह सकते हो बहुत ही उपयोगिता, इसकी भी एक महत्व होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें भूलना भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। नहीं तो ज़्यादा याद रहेगा दिमाग में तो कह सकते हो दिमाग तो भ्रष्ट ही हो जाएगा। तो भूलना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सभी चीज़ों को भूलना जो अच्छी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है नुकसानदायक हो। नहीं तो हमेशा यदि आप सभी चीज़ें याद ही कर लोगे तो बहुत बड़ा आपका भार हो जाएगा, कह सकते हो भार हो जाएगा आपके सर का, हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई ब्रेन से संबंधित। तो ये भी जरूरी होता है भैया, इसका भी एक महत्व है अपने जीवन में। और विस्मरण चक्र जो है दिखाता है कि समय के साथ जो है जानकारी कैसे जो है खो जाती है, और स्मृति जो है जितनी मजबूत होगी और व्यक्ति उतनी ही जो है लंबी अवधि तक जो है उसे याद रख पाएगा। यानी कहना मतलब जिस व्यक्ति की जो है स्मृति यानी जो मेमोरी है ज़्यादा मजबूत होगी, तो जाहिर सी बात है और बहुत दिन तक उस क्वेश्चन को याद रखेगा, उस इवेंट को याद रखेगा, उस घटनाओं को याद रखेगा। तो जिसकी जैसी मेमोरी रहेगी वैसा ही वो उसको याद
याद रखेगा। बहुत लोग तो ऐसे भी जो है यानी बुढ़ापे तक याद रखते हैं। तो ये सारी उसकी जो है मेमोरी पर डिपेंड करता है, उसकी यादें क्या हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी जैसे कि कारनामे हो जाती, कुछ ऐसे भी इवेंट हो जाते जो लाइफ भर याद रहते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं कभी पड़ती है। तो ऐसी भी चीज़ें कुछ हो जाती है। ठीक है, चलो अगला देखो, बालकों को जो है पुरानी बातों को जो है भूल कर नई बातें जो है सिखानी होती है। और जो है संकेत निर्भर जो है विस्मरण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी जो है स्मृति को जो है याद नहीं कर पाता है। तो आपका जो विस्मरण होता है जब कोई व्यक्ति इसको याद नहीं कर पाता तो ये विस्मरण होता है। और प्रेरित आपका विस्मरण का मतलब होता है, ये प्रेरित विस्मरण भी पूछ सकता है। ठीक है, चलेगा। इसका मतलब होता है बचपन में जो है हुए आपका दुर्व्यवहार की जो है यादों को भूलना। तो प्रेरित आपका जो विस्मरण होता है, इसमें आपने कोई बचपन में आपके के साथ जो कोई दुर्व्यवहार हुआ, आप उसको भूल गए हैं, तो यही आपका प्रेरित आपका विस्मरण आपका कहलाएगा। अब अगला देखो, अनुबंधन में जो है स्वाभाविक उद्दीपन, जिसको हम जो UCS इंग्लिश में इसको जो है शॉर्टकट में कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है वह उद्दीपन होता है, ये जो है वह उद्दीपन है जो बिना किसी यानी सीखे अनुक्रिया उत्पन्न कर सकता है। यानी यह जो है वह अब क्रिया है, या फिर कह सकते हो वह उद्दीपन है जो बिना कुछ सीखे सीधे जो है अनुक्रिया या फिर जो अनुक्रिया होती है ना उसको उत्पन्न कर सकता है। तो यह जो है प्राकृतिक उद्दीपन होता है जो प्राकृतिक अनुक्रिया को जो है प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए मान लो जैसे कि आपने जो है गर्म चीज को छूने पर जो है आप जो है हाथ पीछे का और जो है खींच लेते हो। कहने मतलब आप जो है मान लो कोई चीज गर्म आप छूते हो तो आपको जैसे आपको प्रतीत होता कि तो गर्म चीज मेरा हाथ जल जाएगा, तो आप हाथ पीछे की ओर खींच लेते हो। उसी प्रकार जैसे कि कोई चीज़ आपको दिख गया तो जहाँ से आप भागने लगते हो, कोई जैसे कोई चीज़ देख रहा हो कि जिससे हमें खतरा है। तो ये जो उद्दीपन होता है स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो पहले उसका शरीर कहने लगता है इसको लड़ना ही बेकार, इससे यहाँ से निकल लो जितनी जल्दी हो सके। तो ये जो होता है कह सकते हो यही आपका जो है अनुबंधन में जो स्वाभाविक उद्दीपन होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण आपको बताया कि गर्म चीज को जो है छूने पर हाथ जो है पीछे की ओर खींच लेना, और भूख लगने पर जो है भोजन जो है देख कर मुंह में लार आना। यानी जब आपको भूख लगी हो, आपको भोजन 2 दिन से आपने खाना ना खाया, आपके पास भोजन रख दिया जाए तो क्या स्थिति अंदर से उत्पन्न होता है आप ही जान सकते हो। तो ये जो भाव उत्पन्न होते हैं तो यही आपका जो है स्वाभाविक उद्दीपन कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। और इससे कुछ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि अस्वाभाविक जो उद्दीपन होता है। ठीक है, अब अस्वाभाविक उद्दीपन भी पूछ सकता है, जैसा कि तो ये जो होता है, हाँ यही दिया हुआ है। तो ये जो है यह तथ्य जो उद्दीपक होता है जो प्राकृतिक रूप से जो है आपका लक्ष्य अनुक्रिया को जो है नहीं दर्शाता है। हालांकि जो है कई बार से जो है स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जो है जोड़ने के बाद या जो है लक्ष्य अनुक्रिया को जो है प्रदर्शित कर सकता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। और आपके जो है सारे इसके प्रकार दिए हुए हैं जो कि अभी दिया हुआ है। आपका अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, या जो है वह लक्ष्य अनुक्रिया होती है जो वास्तव में जो है सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपन के लिए होती है। हालांकि जो है अनुबंधन के बाद जो है स्वाभाविक उद्दीपन के जो है बिना भी या जो है अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए जो है होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और भी दिया हुआ जो है अनुबंधित उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको भी देखो, जब कोई जो है जो तटस्थ जो है उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो है जुड़कर वांछित व्यवहार में जो है बदलाव लाता है तो उसे जो है अनुबंधित उद्दीपक जो है कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा लिखना है। और स्वाभाविक अनुक्रिया की हम बात करें तो ये क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है आपका स्वभाव कैसे, जैसे कि वातानुकूलित जो उद्दीपक के कारण जो व्यवहार या फिर जो है प्रतिक्रिया होती है जो वातानुकूलित, तो इसी को जो है हम स्वाभाविक जो है अनुक्रिया कहते हैं। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिखना है। अब अगला देखो, जो आपकी आर्जित जो प्रेरणा जो होते हैं इसके उदाहरण की बात करें तो जो आर्जित का मतलब क्या होता है, जो आदतें आप सीखते तो ही हो, जन्मजात होते नहीं आदतें, तो जो आदतें होते हैं जन्मजात नहीं होते, आप सीखते हैं। तो ये भी इसकी जो है कह सकते हो इसका उदाहरण है। और अभिरुचियाँ, आपकी जो रुचि क्या है, और मनोवृत्ति आपका जो है कैसा रवैया है दूसरों के ऊपर, तो ये सारे इसके जो है आर्जित आपके अभिप्रेरक के जो उदाहरण है। और अभिप्रेरक के बारे में कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु भी, जैसे कि अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरण जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभिप्रेरण होता क्या है,
या जो है किसी व्यक्ति के जो है लक्ष्य को जो है हासिल करने के लिए उसके व्यवहार को जो है ऊर्जावान बनाना, यही आपका जो है अभिप्रेरण जो है कहलाता है। इतनी परिभाषा तैयार होना चाहिए। अभिप्रेरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभिप्रेरणा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है आंतरिक उसका अभिप्रेरण और दूसरा होता है बाहरी, यानी व्यक्ति का अभिप्रेरणा जो है उसकी बाहरी क्या है उसकी आंतरिक क्या है, तो 2 प्रकार की होती है। और अभिप्रेरणा के जो है कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि उसमें जो है उपलब्धि, संबद्धता, आत्मवृद्धि, सामाजिकरण क्षमता, शक्ति और परिवर्तन, जिज्ञासा, दृष्टिकोण, प्रोत्साहन, भय और जो है आक्रामकता, ये सारे जो है इसके स्रोत हैं प्रमुख। और इसके हम बात कर लें, इसके कुछ जो है इसके जैविक भी अभिप्रेरक है, जैसे कि भूख, आपके प्यास, काम और जो है ये क्रिया, ये सारी जो है इसके जो है जैविक भी इसके कह सकते हो। तो इसमें जो हम देखेंगे मनोवैदिक प्रेरणा जो होती है, प्रेरणाएं जो होती हैं ये मनुष्य के जो है शरीर और जो उसके मस्तिष्क जो है जुड़े होती हैं। और जो आपकी व्यक्तिगत जो आपकी प्रेरणाएं होती हैं ये जो है व्यक्ति के अपने जो है एक साथ जो है कुछ जो शक्तियाँ होती हैं लेकर जन्म लेता है, तो यही जो है व्यक्तिगत जो है प्रेरणा होती हैं। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। यहाँ से आपका सेक्शन आपका जो है बी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें जो है 7 प्रश्न दिए हुए मेरे हिसाब से, ठीक है, जिसमें से केवल आपको 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं 7 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। चलेगा, थोड़ा सा मैं फिर आपको पुनः याद दिलाने का प्रयास करूंगा, शायद आपने शुरुआत में ना सुना होगा। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार मैंने जो है सारे मैंने मॉडल पेपर को मैं सॉल्व किया है और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप दोनों की वीडियो से देख के जाइएगा, गारंटी लेता हूँ पूरे एग्जाम की एक भी क्वेश्चन यदि बाहर से आपको मिलेगा तो बताना। आप बस 2 वीडियो आपको देख के जाना है, एक इसका जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करता हूँ। 2 वीडियो, केवल 2 वीडियो, ज़्यादा लंबी कोई भी क्लास हमारी नहीं रहती है, बहुत आए 30 से 40 मिनट की रहेगी वो भी क्लास। अब जाकर दोनों को एक बार देख लीजिएगा। यदि कल आपका एग्जाम लगा तब भी आपके पास यदि 2 ही घंटा समय मिल जाता है तब भी यदि एक बार मेरा वीडियो देख जाते तो आसानी से मैं कह सकता हूँ पूरा पेपर आप जो है सॉल्व करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविज्ञान में जो है व्यवहारवादी उपागम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। चलेगा, तो मनोविज्ञान में जो है व्यवहारवादी उपागम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये जो होता है मानव और जो है पशुओं के जो है व्यवहार को समझने के लिए और उसको सीखने और जो उसका अवलोकन करने के ये जो है व्यवहार पे जोर देता है। तो मनोविज्ञान के जो है व्यवहारवादी उपागम का मतलब यही होता है, जैसे कि मनोविज्ञान जो होता है वही चीज़ ये भी होता है, क्योंकि मनोविज्ञान जो होता है उसमें हम जो है मानव और पशुओं के जो है उसके व्यवहार, उसकी इंटेलिजेंट, उसकी बुद्धि को जो है हम लोग उसका आकलन करते हैं, ठीक है। तो यही आपका मनोविज्ञान कहलाता है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये भी होता है जो है मानव और जो है पशुओं के व्यवहार को समझने के और जो है के लिए सीखने और जो है अवलोकनीय व्यवहार पर जो है जोर देता है। यह एक जो है आपका सैद्धांतिक परिचय है और जो है मानव व्यवहार की जो है हमारी समझ को जो है नया रूप देने वाला एक जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। और व्यवहारवादी उपागम की जो है कुछ इसकी मान्यताएं भी हैं, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि जो है हम जो है खाली जो है स्लेट के रूप में जो है पैदा होते हैं। हम जो है खाली स्लेट का मतलब जो है बिना बुद्धि, हमारे कोई भी बुद्धि हमारी नहीं होती है जो हम पैदा होते हैं। और जो है पर्यावरण से जो है हम जो है सब कुछ सीखते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है तो हमें पास कोई भी बुद्धि नहीं होती है और सब कुछ जो है वातावरण से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं। और जो है सभी मनुष्य जो है एक जैसे पैदा होते हैं और जो है पर्यावरण और जो है सामाजिक मानदंड हमारे जो है व्यक्तित्व को जो है आकार देते हैं। सभी व्यक्ति जो होते हैं एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और जो पर्यावरण जो होता है और जो मानसिक हमारे मानदंड होते हैं हमारे व्यक्तित्व को, ये सब सारे आकार देते हैं। और जो है सभी व्यवहार जो है पर्यावरण के साथ जो है बातचीत करके जो है सीखे जाते हैं। जो व्यवहार सीखे जाते हैं सभी जो है पर्यावरण के साथ जो है बातचीत करके सीखे जाते हैं। और जो है व्यवहार की भविष्यवाणी और जो है नियंत्रण जो है किया जा सकता है। और जो है मानव व्यवहार का जो है वस्तुनिष्ठ जो है अध्ययन अवलोकनीय जो है क्रियाओं के जो है जरिए इसका जो है किया जा सकता है। और व्यवहारवादी उपागम के जो है कुछ प्रमुख जो है व्यक्तियों में जो है मनोवैज्ञानिक जो कि जॉन बी वाटसन और जो है आपके BF जो है स्किनर शामिल है इसमें, इसका इन्होंने जो है समर्थन किया। और जो है जॉन बी वाटसन ने जो है व्यवहारवाद के जो है मनोवैज्ञानिक स्कूल की जो है इन्होंने जो स्थापना भी की थी। और वहीं जो है जो आपके जो की स्किनर आपके थे BF स्किनर, ये जो है ऑपरेटिव कंडीशनिंग पर जो है इन्होंने जो है अपने
जो है काम के लिए जो है ये जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ज़्यादा कोई कठिन शब्द है नहीं क्वेश्चन में से। भारतीय मनोविज्ञान क्या है, जिसको हम इंडियन जो है साइकोलॉजी कहते हैं, इसको देखना है। फिर जो हम देखेंगे प्रत्यक्षित जो है भ्रम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो भारतीय मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में पहले देखेंगे। तो भारतीय मनोविज्ञान की हम बात करें तो ये जो है मानव व्यवहार जो है मानसिक प्रक्रियाओं का एक अध्ययन है। तो भारतीय मनोविज्ञान क्या है, ये जो है मानव का व्यवहार और उसका मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो उसकी मानसिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है उसका व्यवहार कैसा है दूसरे के प्रति, उसकी क्रियाएं कैसे हैं, उसका रवैया कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी जो है इसी का हम अध्ययन करते हैं। और यह जो है प्राचीन भारतीय दार्शनिक और जो है आध्यात्मिक परंपराओं जैसे कि वेदांत, योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पर ये आधारित है। और भारतीय जो है मनोविज्ञान की जो है कुछ खास बातें भी, जैसे कि भारतीय मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति की जो है बहुआयामी आकृति पर जो है जोर दिया जाता है। तो भारतीय जो मनोविज्ञान होता है इसमें जो व्यक्तित्व होता है इसकी जो है बहुआयामी, यानी बहुआयामी का मतलब होता है इसकी बड़ी आयामी हो, जिसकी बड़ा आकृति पर, इस पर जो है पराकृत पर इसकी जोर दिया जाता है। और जो है भारतीय मनोविज्ञान में जो है यह भी माना जाता है कि हर व्यक्ति जो है अद्वितीय होता है। जो भारतीय मनोविज्ञान है इसमें माना जाता है कि हर जो व्यक्ति है अद्वितीय है। और जो है भारतीय मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति को जो है आध्यात्मिकवादी जो है माना जाता है, इसमें जो है आध्यात्मिकवादी माना जाता है व्यक्ति को। और जो है भारतीय मनोविज्ञान में जो है प्रयोग से जो है परे जाने की जो है ज़रूरत पर जो है जोर दिया जाता है। और भारतीय मनोविज्ञान में जो है पश्चिमी और जो है भारतीय दोनों दार्शनिक प्रणालियों को जो है मिलाकर एक जो है अनूठा मिश्रण भी जो है बनाया गया है। तो इतनी परिभाषा लिखना है। कुछ इसके और भी नीचे बिंदु दिए इसके बारे में जो है भारतीय मनोविज्ञान में, जैसे कि भारतीय मनोविज्ञान की जो है जड़ें जैसे जो है प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथ जैसे कि वेद, उपनिषद और जो है भगवत गीता में है। और जो है भारतीय मनोविज्ञान में जो है डॉक्टर आपके नागेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी, अभी इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। और कोलकाता विश्वविद्यालय में जो सबसे पहले 1916 में जो है मनोविज्ञान विभाग की जो है स्थापना की गई थी कोलकाता में। और भारत में मनोविज्ञान का जो है अनुप्रयोग जो है कई आपके व्यावसायिक क्षेत्रों में जो है किया जा रहा है। तो इतना लिखना है आपको। अब हम देखेंगे प्रत्यक्षित जो है आपका भ्रम क्या होता है। प्रत्यक्षित जो आपका भ्रम ये क्या होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखो, ये जो होता है प्रत्यक्षित जो है सामान्यीकरण का जो है मतलब होता है जब जो है परिणाम यानी जो रिजल्ट जो है असल में बाहरी दुनिया को जो है नहीं दर्शाते हैं, तब जो है हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब परिणाम जो है असल में बाहरी दुनिया को नहीं दर्शाते हैं, यानी कोई ऐसा रिजल्ट है जो बाहरी दुनिया को नहीं दर्शाता है, और तब हम वही देखते हैं जब हम जो है देखना चाहते हैं। कहने तरफ जो है जैसी रही भावना जिसकी पर्व मुहूर्त देखी तन जैसी, तो ये यहाँ से एकदम फिट बैठ रहा है इसी के लिए। जैसे जिसकी भावना रहेगी वैसे ही उसकी जो है देख पाएगा उसको। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब कोई जो है परिणाम असल में जो है बाहरी दुनिया को जो है नहीं दर्शाता है, और तब वह जो है हम वही देखते हैं जो हम जो है देखना चाहते हैं। तो यही आपका जो है होता है आपका। और इससे कुछ जुड़े इसमें भ्रम से कुछ संबंधित इसकी बातें भी हैं, जैसे कि जो भ्रम जो है मस्तिष्क की जो है गतिविधि में जो है रुकावट के कारण होता है। और जो है भ्रम जो है संज्ञानात्मक मानसिक दक्षता में जो है गिरावट का एक नतीजा भी है। और भ्रम की वजह से जो है सोचने, सीखने और जो समझने की दक्षता भी जो है प्रभावित होती है। और भ्रम जो है अचानक आ जाता है। भ्रम का मतलब क्या होता है कि भ्रम क्या होता है, मान लो मैं आपको कहूँ कि ये वहाँ पर मत जाना, वहाँ उस बाग में वहाँ भूत रहता है, तो एक भ्रम होता है बच्चे की। जैसे कि छोटे बच्चे रहते तो रात को ज़्यादा नहीं घूमने टहलते जाते हैं। कोई भी जाते भी, कोई किसी ने अगर अचानक से आ गया तो डर जाते हैं। या फिर कोई आप हॉरर मूवी देख के आए हो तो रास्ते में आप डर लगता है, तो एक भय पैदा हो जाता है मन में कि हाँ वहाँ भूत होते हैं। तो ये सारा जो डर होता है ये एक भ्रम एक होता है, इससे अचानक ये आ सकता है। और जो है जल्दी खत्म भी हो सकता है, और या जो है फिर या लंबे समय तक जो है बना भी रह सकता है। तो भ्रम जो होता है ये कई इसके कंडीशन हो सकते हैं, कुछ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। पहले क्या होता था जब मूवी वगैरह देखने जाते थे तो कोई हॉरर मूवी लग गई भूतिया, तो देख के हम भी आते थे, तो रास्ते में ऐसा प्रतीत होता कि रास्ते में कोई भूत खड़ा है, तो रास्ते में मैं अकेले नहीं आ पाता था, तो दोस्तों के साथ ही मैं आता था। तो ऐसी कंडीशन बनी रहती थी। और रात को जो है मैं उठता भी नहीं था, क्योंकि डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि भूत बाहर खड़ा हो। तो ये जो भ्रम एक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये स्थिति कभी भी हो सकती है। और उसका ऐसी बात नहीं, ये लंबे समय भी हो सकती है, 1-2 दिन के लिए भी हो सकती है। उसको जब आप भूल जाओगे फिर भ्रम मिट जाएगा, और कुछ तो काफ़ी लंबे समय तक भी भ्रम बना रहता है। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। और जो भ्रम जो होता है ये शारीरिक उत्तेजना और सत्य की जो है धारणा के बीच जो है असहमत के कारण जो है ये होता है।
और भ्रम को जो है आदिम जो है संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बाहरी उत्तेजना की जो है स्थिति से जो है पैदा होता है। और जो है भ्रम को जो है बेतुका या फिर जो है तर्क संगत, मनोदशा अनुरूप या जो है मनोदशा तटस्थ, इन जो है दो भागों में इसको जो है बांटा गया है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखोगे कि प्रेक्षात्मक विधि क्या होती है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे फॉरगेटिंग का जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या होता है, इसका इंटरफेरेंस का, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, हम देखेंगे इसके बारे में। देखो प्रेक्षण विधि क्या होती है, इसके बारे में सब पहले आप समझो। प्रेक्षण विधि जो होती है, इसमें जो है हम सामाजिक विज्ञान इसमें और जो है मनोविज्ञान और सांख्यिकी जैसे जो है क्षेत्रों के में जो है इस्तेमाल की जाने वाली एक वैज्ञानिक एक जो है विधि है। ये क्या है, प्रेक्षण जो विधि है ये आपकी जो है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो होता है, इसके जैसे क्षेत्रों में जो है इस्तेमाल की जाने वाली एक क्या है, एक विधि है, एक मेथड है। और इस विधि में जो है हम किसी जो है नमूने का अध्ययन करते हैं। ये जो विधि होती है इसमें हम किसी नमूने का अध्ययन करके जो है पूरी आबादी के बारे में जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। और जो है प्रेक्षित जो है विधि को जो है आपका प्रक्षेपी विधि भी जो है कहा जाता है। इसमें जो है हम जो है किसी व्यक्ति जिस यानी ये जो विधि होती है, इसमें जो है हम किसी नमूने का अध्ययन करके पूरी आबादी, कुछ हम लोगों का निरीक्षण करते हैं, कुछ व्यक्तियों का, तो उसी के आधार पर जो है हम आकलन करते हैं पूरी आबादी का, उसका निष्कर्ष क्या है, उसी का हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। और इस विधि को जो है हम जो है प्रक्षेपी विधि भी कहते हैं। और ये जो है जो प्रेक्षण विधि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि प्रेक्षण विधि में जो है हम किसी जो है सजीव प्राणी या जो है कृत्रिम उपकरण के जो है बाहरी के जरिए जो है बाहरी दुनिया का जो है ज्ञान हासिल किया जा सकता है। तो प्रेक्षण विधि क्या होती है, इसके माध्यम से चाहे व्यक्ति हो, यानी व्यक्ति का जो बाहरी ज्ञान है, यानी जो उसका बोल चाल के रवैया का उसका जो बाहरी ज्ञान है, उसके आप उसके माध्यम से आप उसका ज्ञान कह सकते हो, क्योंकि आंतरिक ज्ञान तो आप उसके माध्यम से उसका ज्ञान नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते हो। तो बाहरी जो ज्ञान है, चाहे वह कृत्रिम उपकरण का ज्ञान हो या फिर चाहे प्राणी का हो, सजीव प्राणी का हो, ठीक है। सजीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीव हो। सजीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीव हो, यानी जीवित जो प्राणी होते उसके हम जो है ज्ञान, जो बाहरी ज्ञान है उसको जो है हम हासिल कर सकते हैं। और जो है प्रेक्षण विधि में जो है प्रेक्षक जो है किसी उद्देश्य के साथ जो है किसी जो है खास पहलू पर जो है ध्यान देता है। और प्रेक्षण विधि में जो प्रेक्षक जो है प्राणी के व्यवहार को जो है निष्पक्ष रूप से जो है ये देखता है। तो प्रेक्षण विधि क्या होती है, इसमें जो प्राणी होता है, जो व्यक्ति होता है, इसके व्यवहार को जो है निष्पक्ष रूप में, यानी उसके पास बैठ कर उसके बात करके उसका निष्पक्ष यानी वार्तालाप करके, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है, यानी उसके सामने आप बात करके उसको आंखों देखा जो आप निरीक्षण करते हो, ये निष्पक्ष होता है। और जो प्रेक्षण विधि से जुड़े कुछ आंकड़ों का जो सांख्यिकी आपका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। प्रेक्षण विधि से जो है प्राप्त निष्कर्ष की वैधता जो है बढ़ जाती है। और प्रेक्षण विधि से जो है प्राप्त जो परिणाम इसके होते हैं, इसका सामान्यीकरण जो है दूसरे लोगों के लिए भी जो है किया जा सकता है। तो प्रेक्षण विधि में जो है अध्ययन की जो है परिस्थिति जो है बिल्कुल जो है आपका नैसर्गिक होती है। और प्रेक्षण विधि में जो है एक सीमा यह है कि जो है इससे पीछे के जो है कारणों की जो है जानकारी भी जो है नहीं मिल पाती है। तो इतने लिख देना है। फिर विस्मरण के जो है हस्तक्षेप सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो फॉरगेटिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विस्मरण क्या होता है, इसको हम फॉरगेटिंग कहते हैं इंग्लिश में। फॉरगेटिंग क्या होता है, जैसे कि जो भूतकाल की जो चीज़ें आपने भूल गए हैं, आप याद नहीं कर पा रहे, उसको याद करने में आपको कह सकते हो विफल हो रहे हो, उसको याद नहीं कर पा रहे हो पहले की चीज़ें, तो ये आपका फॉरगेटिंग कहलाता है। भुलक्कड़पन जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो यही भुलक्कड़पन होता है। तो इसके जो हस्तक्षेप का सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो है जब कुछ यादें जो है दूसरे यादों को जो है याद करने में जो है बाधा डालती हैं, तो इसे जो है विस्मरण का जो है हस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। तो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से इंटरफेरेंस की बात आ गई है इसके सिद्धांत की। तो ये जो होता है जब आप कुछ चीज़ें जो है याद करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं आ जा रही हैं जिसके कारण आप उन पुरानी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हो, कुछ नई चीज़ें इसके बीच में बेर बेर वही चीज़ें याद आ रही हैं, आप पीछे बैक हो ही नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको रोक रही याद करने में, तो ये जो होता है यही हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए रोकना। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, आप समझो। हस्तक्षेप का मतलब यही होता है कोई व्यक्ति कार्य कर रहा, आप उसके बीच में जब हस्तक्षेप करे, उसको रोकना के प्रयास कर रहे हो, तो इसको हस्तक्षेप कहा जाता है। और फॉरगेटिंग का मतलब होता है भुलक्कड़पन। तो आप कोई चीज़ जो है
याद करना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी आपके बीच में हस्तक्षेप कर रहा है जिसके कारण आप वह चीज़ें नहीं याद कर पा रहे हो, तो यही आपका जो है विस्मरण के हस्तक्षेप का सिद्धांत होता है। और जो है यहाँ से समझो, जब कुछ यादें जो है दूसरी यादों को जो याद करने में बाधा डालती है, रुकावट डालती हैं, तो इसे जो है विस्मरण का जो है हस्तक्षेप सिद्धांत कहते हैं। तो इतनी परिभाषा तो आपको याद ही होनी चाहिए। और इस सिद्धांत के जो है मुताबिक कुछ यादें जो है एक जैसी यादों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है कि आप संघर्ष करते हैं, ठीक है, कुछ यादें जो है जैसे कि जो है यादों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं, संघर्ष करते हैं उनको याद करने के लिए, और जिससे जो है उन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है और या तो वे जो है पूरी तरह से भूल जाती हैं। तो यही सिद्धांत होता है इसका, इतना लिख देना है। और विस्मरण से संबंधित कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप चाहे तो उनको भी याद कर लो, लॉन्ग में पूछेगा तो लिख देना कि जो बाधा, दमन और जो है अनभ्यास, यानी कहना मतलब जो है बाधा कोई बीच में आ रही है, कोई दमन हो रहा है, और अनभ्यास यानी आप जो है पुरानी चीज़ें आप भूल गए हो, उसका आपने बहुत दिन से अभ्यास नहीं किया है, चाहे आप क्वेश्चन ही कोई रट लो। ऐसा होता है जब आप स्टडी कर रहे हो। अभी मैं भी अपनी लैब की बात बता रहा हूँ, मैंने जो एग्जाम नज़दीक आता था तो पहले मैं क्वेश्चन में याद कर लेता था इसी बात नहीं, तो बाद में जब एग्जाम आता था, जब फिर से मैं इसको याद करता था तो उतना समय नहीं लगता था, लेकिन वही चीज़ें मैं स्पष्ट ज़्यादा याद नहीं रह पाती थी, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता था। लेकिन जो पहले चीज़ें मैंने याद की थी उसको 2-3 बार जब रिवीजन करता था बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती थी, तो ये होता था। लेकिन वही चीज़ आप उसका जब आप नहीं करते हो और उसका रिवीजन नहीं करते तो धीरे धीरे जो है दिमाग से सारी चीज़ें जो है डिलीट होती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मेमोरी यादें रह जाती हैं, जैसे कि आप चाहे जितने भी साल बीत जाए, कुछ ऐसे भी इवेंट होंगे आपके लाइफ के, आपके जो है स्कूल टाइम के, जिसको आप नहीं भूल पाए होंगे अभी तक और भूल भी नहीं पाओगे। हो सकता है आखिरी स्टेज तक भूल जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कुछ चीज़ें, घटनाएं हो जाती हैं जिसको भूलना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, चलो देखो, तो इस सिद्धांत के जो है मुताबिक अगर जो है हम किसी पाठ को जो है याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं, यानी कहना मतलब जो है यदि हम कोई जो है पाठ हमने याद किया, कोई मैंने चैप्टर है इसको याद किया और उसको याद कर लिया, अब हम कहेंगे चलो दूसरा चैप्टर याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आएगा तो पूरे सिलेबस से ही आएगा। तो हम जब सोचते हैं कि हाँ चलो दूसरा याद कर लो, जब हम दूसरा याद करने बैठते हैं, उसको याद करते हैं, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यार पहला वाला तो मैं भूल गया हूँ, उसको कुछ मैं भूल रहा हूँ, तो ऐसा स्थितियाँ बनती हैं। तो आप जो है जब पहले वाले जो है पार्ट को आप याद करने के बाद दूसरा पार्ट जो है आप याद करने लगते, तो पहले पार्ट को जो है स्मृति चिन्ह जो है कमजोर होने लगती है, यानी जो पहले चीज़ें आपने याद की हैं, जो आपकी यादें जो आपने उसको याद किया, तो उसका जो चिन्ह है आप ही कह सकते हो। चिन्ह का मतलब ये होता है जो आपने क्वेश्चन को याद किया है वो क्वेश्चन का जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है उसकी स्मृति, यानी मेमोरी जो है उस क्वेश्चन की परतें कमजोर हो रही है, हो जाते हैं और जो है हम उन्हें भूल जाते हैं। एक ऐसी भी कंडीशन आती है, हम दूसरा चैप्टर याद किए, दूसरे के बाद तीसरा में लग गए, तो पहला चैप्टर धीरे धीरे ऐसा होता है कि दिमाग से डिलीट होने लगता है, कुछ ही चीज़ें रह जाती हैं। तो यही आपका जो है विस्मरण होता है, इसी का सिद्धांत होता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण था, इसीलिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता चल रहा हूँ। कहीं भी एक बार यदि वीडियो देख लेते हो पूरा आप छाप के आओगे, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। अब देखो विस्थापन सिद्धांत इसका क्या है, अब इसको समझो। विस्थापन का भी सिद्धांत पूछ सकता है इसका, फॉरगेटिंग का। तो यह जो है सिद्धांत अल्पकालीन स्मृति से जो है जुड़ा हुआ। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है कि थोड़ी कालीन, यानी थोड़ी स्मृति, यानी अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा, यानी शॉर्ट जिसको कहते हैं। तो ये जो है आपकी अल्पकालीन जो है शॉर्ट आपकी मेमोरी से जो है जुड़ा है। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो है एक समय से ज़्यादा 7 चीज़ों को याद रखा जा सकता है, और यह जो है दक्षता यानी जो ये क्षमता होती है या पूरी हो जाती है, तो पुरानी जो जानकारी को जो है नई जानकारी में जो है बदल दिया जाता है। अगला देखो, और 6 सिद्धांत क्या होता है। 6 सिद्धांत जो है यह सिद्धांत यह बताता है कि कुछ जो यादें जो है समय के साथ जो है कमज़ोर होती जाती हैं, तो उसे जो हम भूल जाते हैं, तो इसे जो है 6 सिद्धांत कहते हैं। तो इतनी परिभाषा इसकी भी हो गई। अब देखो कैनन जो है बार्ड का जो है संवेग का सिद्धांत आपको बताना है, फिर स्मृति की जो है अवस्थाएं क्या है, मेमोरी की स्टेज क्या है, और जो है अवधान के जो है निर्धारक, ये भी हम देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहले जो है कैनन जो है बार्ड का सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत में क्या इन्होंने बताया है, तो हम इस पर जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि भावनाएं और जो है शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसके बीच जो है संबंध को समझने का जो एक सिद्धांत है। ये जो कैनन बोर्ड जो सिद्धांत है क्या है, ये जो है व्यक्ति की भावनाएं, उसका शारीरिक जो प्रक्रियाएं उसके होती है, इसके बीच जो संबंध होता है इसको समझने का एक तरीका है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो है भावनाएं शारीरिक जो है प्रक्रियाओं का जो है एक साथ और जो है स्वतंत्र रूप से जो है अनुभव की जाती है। और यह जो है सिद्धांत आपका वाल्टर कैनन और जो है फिलिप
फिलिप बार्ड ने जो है विकसित किया। यह जो सिद्धांत है आपके जो है कैनन और जो है फिलिप ने जो है बार्ड ने इसको विकसित किया था। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो है भावनाओं के बारे में जो है कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दी हुई हैं, जैसे कि यह जो है भावनाएं तब पैदा होती हैं जब जो है थैलेमस जो है किसी उत्तेजना के जो है जवाब में जो है मस्तिष्क को जो है संकेत भेजता है। यानी ये जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं ये तब भावनाएं पैदा होती हैं जब कोई आपके दिमाग में कोई आपका इंडिकेटर जो सूचना करता है कि चीज़ आपको करना है, संदेश जो भेजता है आपका उत्तेजना, तो ये आपकी होती है। और जो है थैलेमस जो होता है ये मोटर आपका नियंत्रक, आपका सर्वर यानी दृश्य संकेतों और संवेदी आपके संकेतों को जो है भेजने में जो अहम आपकी जो है भूमिका निभाता है। तो थैलेमस आपका क्या होता है, जैसे कि मोटर नियंत्रक, श्रवण मतलब होता है सुनना, और दृश्य संकेत का मतलब होता है देखना। नहीं कोई चीज़ें आपने आपका जब माइंड करता है कि इसको हाँ देखो, मान लो आपने कहीं आप जा रहे हो, कोई चीज़ अचानक से आपके सामने निकली तो आपका जो अंदर का जो संकेत करता है आपकी आंखों के ये देखो, इससे आपने डर गए। तो ये जो इंडिकेटर जो कि आपका शरीर ही पूरा इंडिकेटर है जो कि संकेत करता रहता है, हर एक आपका पार्ट बॉडी का सब इंडिकेटर ही आप समझो उसको इंडिकेट ही करता है। चाहे कोई भी आपकी मान लो आपके शरीर में कोई काट रहा तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता चलता है। तो पूरा शरीर ही कह सकते हो सेंसिटिव है आपका हर एक अंग, क्योंकि संवेदी अंग होते ही ऐसे हैं, आँख कान नाक जीभ तथा जो कि संवेदी अंग माने जाते हैं, सभी को पता होगा। तो ये सारे जो है संवेदी अंग है और इसमें जो है भावनाओं और जो है शारीरिक प्रक्रियाओं एक साथ जो है अनुभव की जाती है। और जो उदाहरण के लिए जो है अगर आपको जो है सांप दिखाई देता है, वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया, मान लो आपको जो है कोई सांप आपको दिख जाता है तो आप डर आपको लगता है, तो साथ ही आप जो है कांपने भी लगते हैं। तो ये कैसे आप कांपने लगते हैं कि आपके दिमाग में वो यानी जानकारी पहुंच गई है, आपको डर अंदर से भ्रम हो गया है तो आप भी डरने लगते हैं। तो यही जो है इसी को इसके सारे उदाहरण ही हैं। और जो है भावात्मक यानी व्यक्तित्व यानी हाइपोथैलेमस आपका संरचना कि जो है काम से भी ये पैदा होती है। और डायरेक्ट जो है भावनाओं को जो है व्यक्त करने के जो तरीका को भी जो है नियंत्रित करता है। और कैनन बोर्ड जो होता है आपका न्यूरो जो है बायोलॉजिकल आपका दृष्टिकोण अपनाने वाले जो है भावनाओं से जो है पहले सिद्धांतों में से जो है एक था ये। तो इतना आपको सिद्धांत लिख देना है बस। अब स्मृति क्या होती है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्या होती है भैया, इसको इंग्लिश में हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मतलब क्या होता है, यादें। आपने क्या आपकी यादें हैं, यादें सभी को पता होगा। मेमोरी के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को सकते नहीं, अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी यह मेमोरी होती है। तो मेमोरी का मतलब ही यादें होती है। आपके पास कौन सी मेमोरी है, आपने कितनी आपने यादें आपके पास समय आई, जैसे चाहे स्कूल की इवेंट की कहानी हो, कोई भी चाहे इवेंट हो, तो ये जो यादें आपकी हैं ये स्मृति कहलाती हैं। इसकी जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं, इसकी कुछ कंडीशन है, जिससे कि जो है सूचनाओं को जो है कोडबद्ध, इसका जो है पहला चरण हो गया करना, और जो है इनकोडिंग, और जो है कोडबद्ध सूचनाओं का जो है संग्रहण करना, उसका कलेक्शन करना, और जो है इसका यानी जो सूचनाएं होती हैं स्मृति जो होती हैं उसका पुनः स्मरण करना, यानी उसको पुनः जो है याद करना। तो ये भी जो है इसकी जो है चरण होती है, इसकी जो है कह सकते हो इसके अंग होते हैं। और स्मृति जो है तंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्मृति जो होती है, मेमोरी जो होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवेदी स्मृति यानी संवेदी मेमोरी, एक होती है अल्पकालीन, एक होती है दीर्घकालीन यानी अल्प यानी थोड़े समय के लिए मेमोरी, एक होती है दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक मेमोरी। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। इससे कुछ जो जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि स्मृति एक जो है मानसिक प्रक्रिया है। तो मेमोरी क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो हर प्राणी में जो है होती है। तो मेमोरी जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया है, आपकी याद करने की क्षमता होती है, आपकी मेमोरी होती है। तो जो आप चीज़ें रोज़ की दिनचर्या की चीज़ें में जो आप याद करते हैं, दिमाग में फीड होता है, और धीरे धीरे कुछ चीज़ें डिलीट भी होती रहती है। तो जो कुछ समय के लिए जो दिमाग में फीड हो जाता है, इससे ही हम जो है मेमोरी कहते हैं। इसी को जो है कह सकते हो हम स्मृति कहते हैं। और यह जो मेमोरी होती है सभी व्यक्तियों में होती है, सभी जानवरों में भी होती है। और स्मृति को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं देखा जा सकता है, लेकिन धारणा को जो है माप कर इसे जो है समझा जा सकता है। कहना मतलब जो मेमोरी होती है व्यक्ति की, इसको आप आंखों देख नहीं सकते हो। कहना मतलब इसको आप देख नहीं सकते, कोई ये सेब केला थोड़ा नहीं, जैसे प्लेट में आप इसको रख के देख सकते हो, तो इस तरह से इसको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते हो। लेकिन आप जो मेमोरी है इसका आप परीक्षण कर सकते हो कि आपने को कितना याद है। तो इसका हम कह सकते हो एक मेजरमेंट इसका कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं बस, ठीक है। और देखो किसी स्मृति का जो है अल्पावधि से जो है दीर्घ अवधि में जो है बदलने की प्रक्रिया को जो है स्मृति जो है समेकन कहते हैं। तो स्मृति समेकन ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, जब कोई आपकी अल्पकालीन कोई आपकी मेमोरी है, इसको यदि आप दीर्घकालीन में बदल रही हो, लंबे समय तक इसको आप याद कर रहे हो, वह मेमोरी अल्पकालीन दीर्घकालीन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपकी जो है स्मृति जो है समेकन कहलाती है। अगला देखो, स्मृति समेकन के लिए जो है आपका बैक
प्रोपागेशन और जो है ब्रेक पाप और जो है अंतःस्रावी ग्रंथ से जो है सकारात्मक प्रक्रिया जैसे कि तंत्रों का जो है इस्तेमाल हो रहा सकता है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। और जो है अवधान के निर्धारक यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके जो है निर्धारक की हम बात करें तो इसका बहुत सारे निर्धारक, जैसे कि इसका जो है बाहरी निर्धारक, आंतरिक निर्धारक। तो बाहरी निर्धारक क्या होता है, बाहरी की हम बात करते जैसे कि उत्तेजना की तीव्रता, उसका आकार, उसकी गति, तो उसकी स्थिति, उसका विरोध, परावृत्ति जैसी जो है अवधान होते हैं, ये सारे इसके निर्धारक होते हैं। जैसे कि बड़े, चमकीले, गतिशील, उद्दीपन हमारे जो है अवधान में जो है जल्दी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही होता है कि बाहरी निर्धारक क्या होती है, यानी जैसे कि आकार कोई होता है, कोई तीव्रता होती है। मान लो कोई आप गाड़ी देख लो, उसकी जो गति होती है, तो बाहरी आपका जो है निर्धारक होते हैं। और आंतरिक निर्धारक क्या होती है, जैसे कि रुचि आपकी होती है, आपका इंटरेस्ट क्या है अंदर से किसी कार्य को करने को, पढ़ने का क्या आपका रुचि है कितनी, आपका लक्ष्य क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, अभिवृत्ति जो होती है, आपका मौलिक इच्छाएँ होती है, जो मानसिक जो तत्परताएँ होती हैं, जो आपकी हैबिट होती है, आदतें होती हैं, आपका जो है संवेग, अतीत जो अनुभव आपका होता है, तो ये सारी जो है आंतरिक आपकी जो है निर्धारक होती है। ठीक है। और अवधान होता क्या, पहले अभी ये भी समझ लो, नहीं अवधान की क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अवधान क्या होता है। अवधान जो होता है एक चिंता की जो है एकाग्रता है। चिंता की एकाग्रता का मतलब यह है, आप कोई चिंता कर रहे हो, एकाग्रता, उसमें एकाग्रता है, तो यही आपका जो है अवधान कहलाता है। मनोवैज्ञानिक का जो है कहना है कि अवधान एक जो है मानसिक प्रक्रिया, यानी मानसिक जो है शक्ति नहीं है। जो अवधान है ये मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। ये मानसिक शक्ति नहीं बल्कि ये जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। अवधान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। और अवधान एक जो है चयनात्मक प्रक्रिया भी है। और किसी व्यक्ति पर जो है ध्यान देने का मतलब है कि किसी जो है दूसरी वस्तु से जो है ध्यान हटाकर उस वस्तु पर जो है ध्यान केंद्रित करना, तो यही आपका जो है अवधान कहलाता है। ठीक है। यानी किसी वस्तु पर जो है ध्यान देने का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर आप ध्यान तभी दोगे, उससे पहले आप किसी वस्तु पर आप देख रहे होंगे, तो उसको आप ना देखकर जब दूसरे पर आप फोकस करोगे तो मतलब उसको छोड़ा है। तो यही आपका जो होता है अवधान होता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखो, यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके बच्चों आएंगे, जिसमें से आप केवल 2 ही आपको करना पड़ेगा। मैं चारों करा दूंगा जिससे कोई भी दिक्कत ना हो आपको। चलेगा, देखिए मनोविज्ञान की जो है स्वरूप, इसका क्षेत्र की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% एग्जाम की गारंटी है आने की इसकी। ठीक है, देखो इसके बारे में, तो मनोविज्ञान के बारे में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मनोविज्ञान जो है ये मानव की जो है मानसिक अभिक्रियाओं और व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि, उसके विचार, यानी मानव के जो विचार, उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी भावनाएं होते हैं जो व्यक्ति के, इससे के जो है अनुभव जो होते हैं, इसी को समझने का जो प्रयास करता है, तो यही आपका जो है मनोविज्ञान होता है। इसी का हम अध्ययन इसी में करते हैं। और मनोविज्ञान है उसके जो है कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे कि इसमें कि जो है दैनिक आपका मनोविज्ञान, और जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, और जो है जैव मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, और जो है फ्रेसिंग मनोविज्ञान के आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, और औद्योगिक आपका मनोविज्ञान। तो ये सारे इसके जो है कई इसके क्षेत्र होते हैं। और जो है मनोविज्ञान की कुछ जो है अवधारणा है, जैसे कि जो है जैविक, मनोगतिक और व्यवहारिक आपका संज्ञानात्मक, और जो है मानवतावादी। तो इसके सारी जो है अवधारणाएँ हैं। और मनोविज्ञान में जो है पशुओं पर जो है प्रयोग जो है किए जाते हैं। जो मनोविज्ञान में क्या होता है, इसमें पशुओं पर भी जो है प्रयोग इसमें किए जाते हैं, और इसे जो है पशु प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान जो है इसमें व्यक्तियों पर ही नहीं प्रयोग किया जाता बल्कि पशुओं पर भी इसका जो है परीक्षण करते हैं लोग। इसे जो है पशु प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहते हैं इसको। और मनोविज्ञान में जो है कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण कार्य में लगे होते हैं और कुछ जो है शोध करते हैं। तो मनोविज्ञान क्या होते हैं, कुछ तो इसमें जो है शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं, कुछ इसमें शोध करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, और कुछ जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जो है मिले जो तथ्य होते हैं, इसके आधार पर जो है उसका अवलोकन करते हैं, उसकी तकनीक का जो है इस्तेमाल करते हैं। और जो है मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा जो है मनोविज्ञान से जो है शिक्षा को जो है सफल बनाने में जो है मदद मिलती है। और शिक्षार्थी जो होता है, यानी विद्यार्थी जो होता है, भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से जो है लाभ उठाते हैं। देखो इसका स्वरूप, इसका क्षेत्र देख लो मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का दायरा जो है बहुत ही व्यापक है, यानी बड़ा है। और यह जो है व्यक्तियों की जो है मानसिक और जो है व्यवहारिक जो कार्यप्रणाली से कई जुड़े मुद्दों को जो है संबोधित करती है। तो मनोविज्ञान के हम इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नैदानिक आपका मनोविज्ञान इसका क्षेत्र हो जाएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, जैव मनोविज्ञान, तो ये सारे इसके क्षेत्र हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक आपका मनोविज्ञान, तो इसके सारे क्षेत्र हो जाएंगे। इसके काम करने का तरीके की हम बात कर ले तो ये जो है शिक्षण कार्य में शामिल होना,
और जो है मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर जो है शोध करना, ये सारे इसके कार्य हैं। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जो मिले तथ्यों के आधार पर जो है कौशल और जो है तकनीकों का इस्तेमाल करना, सारे इसके कार्य हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान से के अध्ययन से जो है मानव स्वभाव के बारे में जो है समझ विकसित होती है और कई व्यक्तिगत और जो सामाजिक समस्याओं से जो है निपटने में जो है मदद भी मिलती है। इतना आपको लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से आ गया, इसके हम थोड़ा विस्तार से इसके हम क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का जो है इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि ये अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है ये जो है ग्रीक यानी यूनानी भाषा का ये शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके प्लस जो है लोगस, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइके का अर्थ होता है समय के साथ जो है बदलता रहता है, और हम जो है साइके का अर्थ जो है मन मानते हैं, मन या फिर आत्मा कह सकते हो। लोगस का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो यानी साइके का मतलब होता है यानी जो है मन होता, ठीक है, और जो है लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी मन का अध्ययन करना। इसी को जो है हम मनोविज्ञान कहते हैं। और जो है जो मनुष्य के जो है व्यवस्थित रोग के जो है यानी अवलोकनीय व्यवहार और जो है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, उसे जो है मनोविज्ञान ही कहते हैं। और यहाँ से जो है ई वाटसन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान का यानी इनका कहना है कि मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान है जो संपूर्ण जीवित प्रणालियों के जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो है एक शुद्ध विज्ञान है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, ये जो है संपूर्ण जीवित व्यक्तियों के जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो है जो मनोविज्ञान है कि एक शुद्ध व्यवहार यानी कह सकते हो शुद्ध एक यानी साइंस है एक। यहाँ से जो है मैकडोलक ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है, क्योंकि अमेरिकन ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार और जो है मानवीय आचरण का जो है यथार्थ एक अध्ययन है। और स्किनर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानवीय अनुभूति का जो है अध्ययन है। स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान भी है। और हाँ, पिल्सबरी ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन है। और कोरो एंड कोरो ने कहा कि जो है मनुष्यों के जो है आपसी व्यवहार और जो है उसके संबंधों का अध्ययन जो है यही जो है मनोविज्ञान है। तो इतनी परिभाषा थी, अब तैयार करना है। अगला देखो, प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसे हम परस्पेक्शन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में बनेगा। और इसके जो है संगठन के विभिन्न आपके नियम भी आपको देखना है। देखो प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, पहले ये देखो। ये जो है एक जटिल जो है मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक जटिल यानी जो है एक कठिन जो है मानसिक प्रक्रिया है। और हमें जो है या जो है हमें पर्यावरण में मौजूद जो है उत्तेजनाओं से जो है तुरंत और जो है अर्थपूर्ण जानकारी हासिल करने में जो है मदद करती है। और मनोविज्ञान में जो है मानव व्यवहार अनुभव का जो है अध्ययन किया जाता है, और जिसमें जो है प्रत्यक्षीकरण की जो है अहम भूमिका जो है होती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और जो है इससे कुछ जुड़े बिंदु, जैसा कि प्रत्यक्षीकरण जो होता है इंद्रियों द्वारा जो है मिली जानकारी को जो है संगठित करके ज्ञान हासिल करने और जो है अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता हासिल करने की प्रक्रिया होती है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होती है कि इंद्रियों के द्वारा जो जानकारी मिलती है, इसके ज्ञान को संगठित करके ज्ञान हासिल जो किया जाता है संगठित करके, और अपनी जो स्थिति के बारे में जागरूकता हासिल करना, इसी को जो है हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। और भी नीचे परिभाषा दी हुई है कि संवेदना और जो प्रत्यक्षीकरण में जो अंतर की हम बात करते हैं, इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो संवेदना जो है जैसे कि 5 इंद्रियों का जो है इस्तेमाल करके जो आसपास के माहौल का जो है महसूस करने की जो एक प्रक्रिया होती है। और वही जो प्रत्यक्षीकरण जो होती है अर्जित संवेदनाओं की जो है व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, जो आप चीज़ें सीखते हैं तो ये जो है इसी का जो है एक अवलोकन करते हैं, तो यही आपकी प्रक्रिया होती है। और सामाजिक प्रत्यक्षीकरण की हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण क्या है। पिछले साल क्वेश्चन ये भी पूछा गया। तो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण समझ लो। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण जो दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ का जो है यानी प्रत्यक्षण करता है, तो वह जो है अपने मानकों और जो है सांस्कृतिक कारकों से जो है प्रभावित होता है, तो इसे जो है सामाजिक जो है प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको जो है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये भी। अगला देखो, आत्म प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेल्फ आपका जो है ये आत्म प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो यह जो है व्यक्ति के आत्म यानी संपन्नता और जो है आत्मसम्मान यानी व्यक्ति का जो आत्मसम्मान को जो है निर्धारित करता है, और यह जो है व्यक्ति के बारे में जो है मनोवृत्ति का जो है निर्माण करता है। तो यही आपका जो है आत्म प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ठीक है। अगला देखो, अधिगम के जो है प्राचीन अनुबंधन के जो है सिद्धांत की आपको विवेचना करना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम देखेंगे।
तो अधिगम के जो प्राचीन अनुबंधन के जो सिद्धांत को जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर जो है पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के मुताबिक जो है दो दीपकों को जो है के बीच जो है सहचर स्थापित होता है। यानी जो इसके जो है दो दीपकों के बीच में इसमें सहचर उत्पादित होता है और एक दीपक जो है दूसरे दीपक के जो है आने की जो है सूचना देता है। और इस सिद्धांत को जो है रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलेव ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। और पावलेव दीपन जो है अनुक्रिया के बीच में जो है संबंधों का जो है अध्ययन करने में जो है रुचि रखते थे। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो है जब किसी प्राणी के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपन जो है रखा जाता है तो वह जो है उसके प्रति जो है स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो यही आपका जो है ये सिद्धांत है। उदाहरण के लिए हम बात कर ले कि जब आपके सामने कोई चीज़, आप जो है गर्म चीज़ छूते हैं तो आप पीछे की ओर अपना हाथ कर लेते हैं कि मेरा हाथ जल जाएगा। तो कहना मतलब यही है कि आपका संकेत जो करता है शरीर, यानी आप जल जाओगे तो आपका ऐसा प्रतीत होता है। तो यही आपका होता है। इसके सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपको भूख लगी हो, भोजन आपके देखकर आपके मुंह में लार आ जाना। तो ये सारे जो है इसी के उदाहरण हैं। और सिद्धांत के मुताबिक जो है सीखने के लिए जो है प्रयास और जो है पुनरावृत्ति इसमें महत्वपूर्ण है। हालांकि जो है कुछ आलोचकों का मानना है कि सिद्धांत के जो है मुताबिक सीखी गई जो अनुक्रिया जो है अस्थायी होती है। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था। लास्ट में क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी की पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व क्या होता है आपने सुना होगा कि बहुत उसका पर्सनालिटी व्यक्ति की क्या होती है कि हाँ ऐसा है, उसका थोड़ा रहन सहन कैसा है, कपड़े कैसे पहनता है, तो पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो यही है इसके जो विभिन्न निर्धारक हम देखेंगे। तो पर्सनालिटी क्या होती है, सबसे पहले देखो कि जो व्यक्तित्व होता है, किसी व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, उसका दृष्टिकोण होते हैं, उसके एबिलिटी होती है, उसका जो गुण होता है, उसका संघर्ष भावनाएं, उपस्थित के जो जुड़े जो इसके लक्षण होते हैं समूह, तो यही आपका जो है व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बहुत सारे जो है इसके निर्धारक हैं, जैसे कि शारीरिक आपके इसमें कारण हो सकते हैं, जैसे कि यानी जीन माता पिता से जो है विरासत में मिलते हैं। शारीरिक लक्षण जो है शरीर का जो है प्रकार और स्वरूप, यानी कहना मतलब जो व्यक्तित्व होता है। अब मान लो किसी बच्चे के माता पिता ज़्यादा अच्छे थे, उसकी हाइट अच्छी थी, ज़्यादा देखने में गोरे थे, तो उसका लड़का भी उसी के स्वरूप बन जाएगा, उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो एक शारीरिक भी कारक है इसका, एक मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है। मान लो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, भावनाएं और जो जीवित की जो है जीवन की जो है घटनाओं के प्रति जो है मानसिक प्रक्रियाएं भी हो सकती है। और जो है बौद्धिक कारक, जैसे कि बुद्धि, विश्वास, दृष्टिकोण और जो है नैतिक सिद्धांत भी इसके जो है कारक है। और जो है सामाजिक कारक की बात कर ले, जैसे कि जो है परिवार, दोस्त, समुदाय, जो है सामाजिक समूह, यानी जो ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति यानी उसके दोस्त कैसे, उसके परिवार के कैसे, तो उससे भी जो है व्यक्तित्व बनता है। यानी घर के जब अच्छे कपड़ा पहन के चलेंगे, उसका स्वभाव अच्छा रहेगा, बोलने का तरीका अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात भैया बच्चे में भी ऐसी एबिलिटी आने की चांसेस रहती हैं 80 से 90%, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। और जो है पर्यावरणीय कारक भी, जैसे कि पड़ोस हो गया, आपका पड़ोस कैसा है, तो उसके भी व्यवहार बच्चे में आएंगे। और कॉलेज कैसा है, स्कूल कैसा है, विश्वविद्यालय में कौन कौन चीज़ें सीखे हैं, क्रीड़ा स्थल क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती। और सांस्कृतिक भी कुछ हैं, जैसे कि जो है मानदंड, जैसे कि मान्यता हो गई, रीति रिवाज हो गए, तकनीकों जो है समायोजन, ये सारी हैं। और व्यक्तित्व के बारे में जो है कुछ इसके कारक, जैसे कि व्यक्तित्व जो है दो तरह का होता है, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। यानी व्यक्तित्व दो प्रकार का हो सकता है कि व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है भैया, उसके गुण कैसा, उसका व्यवहार कैसा, अंदर से कैसा। तो ये इसके दो चीज़ें हो सकता है। बाहरी तो आप जान सकते हो, लेकिन अंदरूनी इसका जो व्यवहार है बिल्कुल भी उसकी पर्सनालिटी हम नहीं जान सकते हो, ठीक है। भाई इतने ही इसके थे क्वेश्चन, मैंने सारे करा दिए हैं। आप चाहे तो बुक वगैरह पास आपके होगा तो आप टिक लगा सकते, नहीं तो मैंने सारे सॉल्व भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। और जाकर सारे वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी प्रकार के इंटरेस्ट वीडियो को पाने के लिए। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।